तो गाइस वेलकम इन द न्यू वीडियो। आज मैं एक ऐसी महानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी स्टोरी ऑसम, बिंदास, अमेजिंग और सब कुछ है। मतलब इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप नॉर्मली एक स्टोरी में मिस करते हो। अपने मेन कैरेक्टर को उसकी फैमिली ही मार देती है। साथ ही उसकी फैमिली कोरिया कंट्री की तरफ से रिचेस्ट फैमिली में से थी। जिसके बाद वो पास्ट में रिटर्न आता है और डिसाइड करता है वो सब लोगों को बर्बाद कर देगा जिसने उसे मारा है। साथ ही वो अपनी उस फैमिली के सारे पैसे छीन लेगा जो उसे हमेशा एक स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। वो अपनी पूरी फैमिली का एम्पायर छीन लेगा और अपना बदला लेगा। कहानी में और भी बहुत कुछ होगा जिसे बिल्कुल मिस मत करना। साथ ही अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो तो वीडियो को लाइक करके अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ ताकि फ्यूचर में कंटिन्यूअसली ऐसी औसम मांगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट बिना किसी इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है डीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के सीईओ पिछले एक साल से हजारों टन पैसे लेके गायब हो चुका है। जो पैसे उसने दूसरे लोगों के इन्वेस्टमेंट से कमाए थे। जितने इन्वेस्टर ने इस कंपनी पे पैसे लगाए थे वो सभी इसके लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर बताता है पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है चेयरमैन ना को ढूंढने के लिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो कहना है चेयरमैन देश छोड़ के भाग चुका है। विक्टिम ने इसके चक्कर में हजारों और लाखों रुपए खो दिए। विक्टिम्स की डिमांड है पुलिस जल्दी उस चेयरमैन को पकड़े और उनके पैसे वापस लाए। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पुलिस को रेड नोटिस जारी करना पड़ा है। इसके बाद हम उस कंपनी के चेयरमैन को देखते हैं जो ये सारी न्यूज देखकर हंस रहा था। चेयरमैन बोलता है अब बस तुम लोग वहाँ घूमते रहोगे, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने जिन लोगों का पैसा लिया है वो सब बेवकूफ थे। नाइल्सो कहता है मुझ जैसे स्मार्ट लोगों को ये सारा पैसा मिलता है और वो फ्रूट जूस पीने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक यॉट के अंदर अपनी रातें बिता रहा था। बट तभी कोई उसे आवाज लगाता है और उठने के लिए बोलता है। नाइल्सो ये देखकर चौंक जाता है। अंधेरे में बैठा वो आदमी कहता है तुम खुश हो दूसरे लोगों का पैसा लेकर और उसके बाद तुम अपनी इस फैंसी यॉट में दुनिया घूम रहे हो। नाइल्सो कहता है वो कौन तुम? अंधेरे में बैठा वो आदमी कहता है क्या तुम मेरी आवाज भूल चुके हो? ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। जिसके बाद वो अंधेरे से बाहर आता है। नाइल्सो ये देख के और ज्यादा डरने लगता है और कहता है तुम तो किम मियोक हो ना? मियोक कहता है चेयरमैन नाइल्सो मैं यहाँ वो पैसे लेने आया हूँ जो तुमने ताइसान कैपिटल से लिए हैं। तभी नाइल्सो सिक्योरिटी वालों को आवाज लगाने लगता है। देन हमें दिखाया जाता है मियुक ने सभी सिक्योरिटी गार्ड की पहले ही हजामत कर दी है। मियुक नाइल्सो से कहता है शांत हो जाओ चेयरमैन, मैं यहाँ तुम्हें कोरिया वापस ले जाने नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ अपना पैसा वापस लेने आया हूँ। जिसके बाद वो अपनी कैलकुलेशन बताने लगता है 120 बिलियन अमाउंट जो नाइल्सो ने लिया था और 320 बिलियन एंड 20 मिलियन पेंडिंग एनुअल इंटरेस्ट, टोटल 470 बिलियन एंड 20 मिलियन वॉन जो नाइल्सो मियुक को वापिस करेगा। नाइल्सो ये देख के हैरान हो जाता है। मियुक बताता है अगर हम इन पैसों को आज के रेट से कन्वर्ट करें तो तुम्हें मुझे 358 मिलियन डॉलर लौटाने हैं, लेकिन फिलहाल तो तुम मुझे 350 मिलियन डॉलर ही दे सकते हो। नाइल्सो चिल्लाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे पास और पैसा नहीं है, मेरे पास जितना भी पैसा था उससे मैंने ये यॉट बाय कर ली, अब मेरे पास और पैसा नहीं बचा है। नाइल्सो चिल्लाते हुए कहता है साथ ही मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बस एक साल के अंदर ही तुम मुझसे प्रिंसिपल अमाउंट का डबल इंटरेस्ट मांग रहे हो। अगर तुम्हें सच में पैसा चाहिए तो इस यॉट को रख लो, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मियुक अपना सर पकड़ लेता है। देन सीन शिफ्ट होता और यॉट को बाहर से दिखाया जाता है। साथ ही मियुक वहाँ सिगरेट पी रहा था। तभी वो पायलट को इशारा करता है और ये चैन को ऊपर खींचते हैं जहाँ इन्होंने नाइल्सो को चैन के साथ ओशियन में फेंक दिया था। ये नाइल्सो को वापस से यॉट पे लेते हैं। जिसके बाद मियुक कहता है मुझे पता है तुमने मेल्टा के अंदर एक शेल कंपनी स्टार्ट करके 200 मिलियन वॉन एक्स्ट्रा यूज किए हैं। इसके बाद वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी और जिसके ऊपर तुमने 150 मिलियन इन्वेस्ट किया। नाइल्सो चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है, यॉट ही मेरी एसेट्स है, अभी मेरे पास सिर्फ यही है। मियुक कहता है ओ तो तुम्हारे 120 मिलियन स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इन सबको मिला के भी 470 बिलियन वॉन ही होते हैं। मियुक नाइल्सो से पूछता है तुम अपने लैपटॉप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो ना? इस यॉट के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट काफी अच्छा चलता है। नाइल्सो अपने मन में कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। तभी मियुक कहता है कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर तुम यहाँ शार्क्स का खाना बन जाओगे। नाइल्सो चिल्लाते हुए कहता है मैं उन पैसों के बदले जीने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। नाइल्सो आगे कहता है चलो ठीक है मैं प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हें वापस कर दूंगा, 150 बिलियन वॉन प्रिंसिपल अमाउंट है, मैं उसे वापस करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें अपना इंटरेस्ट हटाना होगा, मैं तुम्हें पहले ही इंटरेस्ट दे चुका हूँ, उससे ही तुम्हारा काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। और नाइल्सो आगे कहता है बाकी इन्वेस्टर्स तो पैसा बर्बाद कर रहे थे तो इसे मैंने लेकर क्या गलत किया? मियुक अपने गार्ड से कहता है चेयरमैन को फिर से नीचे की सैर कराओ। गार्ड्स
चेयरमैन को ले जाने लगते हैं। चेयरमैन चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं मारा गया तो तुम पैसा कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मियुकी सुन के क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं पैसा नहीं ढूंढ पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर कभी कोई ताइसान कैपिटल का पैसा नहीं लेगा। तुम्हारी हालत सुन के अगर उन्होंने ऐसा किया तो साथ क्या होगा ये उन्हें पहले से ही पता रहेगा। वो गार्ड से कहता है, चलो अब इसे नीचे फेंक दो, और ये नाइल्सो को नीचे फेंक देते हैं। नाइल्सो चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज रुक जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है नाइल्सो ने मियुक का सारा पैसा वापस कर दिया है। पैसा लेकर मियुक एकदम बदल जाता है और नाइल्सो से कहता है, चेयरमैन 300 मिलियन डॉलर आ चुके हैं बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू सो मच ताइसान कैपिटल का इस्तेमाल करने के लिए। और वो अपने लोगों के साथ चेयरमैन को ग्रीट करता है। ये देख के चेयरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में बोलता है, तुम कमीनो, मैंने ये पैसे कुत्तों की तरह कमाए थे और तुमने मुझसे एक फूटी कौड़ी छीन ली। मियुक एक स्माइल के साथ बोलता है, प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको हमारी जरूरत हो, डियर कस्टमर। जिसके बाद वो अपनी एक छोटी सी वोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। नाइल्सो उन्हें पीछे से जाते हुए देखता है और एक गुस्से वाला चेहरा बना लेता है। बट तभी वहाँ फिलीपींस की पुलिस आ जाती है, जिसे कोरियन पुलिस ने भेजा था नाइल्सो को पकड़ने के लिए। कोरियन पुलिस नाइल्सो को फायरिंग की धमकी देती है और नाइल्सो अपने मन में मियुक को गालियां देने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक कासल को दिखाया जाता है, जहाँ एक ओल्ड मैन की फोटो मेन वॉल पे लगी हुई थी। जिसके बाद हम मियुक और 3 और आदमियों को देखते हैं जो एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। उनमें से एक ओल्ड आदमी ताइसान कैपिटल का चेयरमैन जियोन सुमन मियुक को थोड़ी और ड्रिंक देता है। सुमन कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हें थोड़ी और पीनी चाहिए। मियुक कहता है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये सब कुछ आपके कहने और कंपनी की पॉलिसीज को देखते हुए किया। सुमन बोलता है, तुमने उस आदमी को ढूंढ निकाला जो पूरी दुनिया में एक फैंसी यॉट के अंदर घूम रहा था, साथ ही तुमने उससे इंटरेस्ट भी निकलवा लिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी एक मोटा आदमी ताइसान कैपिटल का वाइस चेयरमैन जियोन सुहान कहता है, थैंक्स मियुक, हमारी कंपनी एक बहुत बड़े लॉस से बच गई। 470 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। उसके बाद एक एरोगेंट लड़के को दिखाया जाता है जो कि जियोन सुमन मतलब ताइसान कैपिटल के चेयरमैन का सबसे बड़ा बेटा था, जियोन जीफोन। उसके बाद सुमन बोलता है, इस वक्त मियुकी एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। मियुक कहता है, नहीं चेयरमैन, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मियुक की बातों से पता चलता है वो इन सबसे ज्यादा खुश नहीं है। इसके बाद सुमन बोलता है, मैंने तुमसे कहा है ना मुझे अंकल बोला करो, आखिर में हम सब फैमिली हैं। सुहान कहता है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मियुक हमारी प्यारी बहन जियोन मिसियो का एक लौता बेटा है। तभी सुमन कहता है, याद रखना मियुक, यहाँ जितने भी लोग हैं सबके अंदर मेरे फादर जियोन ताइसान का खून है, इसका मतलब हम सब एक फैमिली हैं। जियोन पैनी आंखों से वॉल पे लगी हुई फोटो को देखते हुए कहता है, यह है मेरे ग्रैंडफादर योंगडोंग लून, शार्क इंडस्ट्री के लेजेंड जियोन ताइसान। मेरे पास्ट में मैंने अच्छे अमीरों को भी इनसे पैसे मांगते हुए देखा है। वो सब अपने घुटने और सर साउथ कोरिया के सबसे अमीर आदमी के सामने झुकाते थे। यहाँ तक कि लोगों का मानना था साउथ कोरिया और शार्क लोन इंडस्ट्री इन्हीं के कंट्रोल में है। इन्हें लोन शार्क किंग के नाम से जाना जाता था। इन्होंने कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, शेयर, रियल एस्टेट, फॉरेन फंड से ट्रिलियन ऑफ वॉन कमाए हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, जबकि मैं उनका ग्रैंड सन हूँ। उनके मरने के बाद सब कुछ उनके बायोलॉजिकल बच्चों ने ले लिया, जियोन सुमान, जियोन सुहान और उसके बच्चों ने भी। तभी जीवन अपने अंकल की बातों से बोर हो जाता है और साइड में देखने लगता है। देन सुमान बोलता है, जीवन तुम आजकल कर क्या रहे हो? मैंने काफी दिन से तुम्हें कंपनी में नहीं देखा, तुम्हें मियू से कुछ सीखकर उसकी मेहनत को देखना चाहिए। क्या तुमने उस सीईओ इन को ढूंढा जिसने अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के पैसे को ही गायब कर दिया है? जीवन ये सुन के डर जाता है और कहता है, मैं जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। सुमान ये सुन के जीवन पे चिल्लाते हुए कहता है, तू इडियट, और कितना टाइम ऐसे ही मांगता रहेगा? लास्ट टाइम जब हम उसे पकड़ने वाले थे तब तेरी वजह से वो गायब हो गया क्योंकि तू ड्रग्स के नशे में था। देन बताया जाता है जियोन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, साथ ही सुमान का एक लौता बेटा भी। मियूक अपने मन में बोलता है, ये किसी काम का नहीं और बहुत ज्यादा लालची भी, साथ ही इसे ड्रग्स लेने की भी आदत है। सुमान कहता है, मुझे मियूक के सामने तुम्हें ये सब बोलकर शर्म आ रही है। सुमान मियूक से कहता है, तुमने आज बहुत मेहनत की है, शायद तुम थक गए होगे, जाओ और आराम करो। तो सुनकर मियूक वहाँ से निकल जाता है। जाते हुए वापिस वो कैसल को देखता है और अपने मन में कहता है, 30 साल पहले मैंने अपनी पूरी कोशिश की इस परिवार का हिस्सा बनने की। मैंने वो सब छोटे बड़े काम किए जो मुझसे बोला गया करने को, लेकिन आज भी मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपना फोन देखता है जहाँ जल्दी उसे अपनी ग्रैंड मदर की ग्रेव पे जाना था। वो अपने मन में कहता है, मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद अगर फैमिली के नाम पर मेरे पास कोई था तो वो मेरी ग्रैंड माँ है, लेकिन 30 साल पहले वो भी मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद वो एक शॉप पे जाता है और खाने के लिए कुछ सामान खरीदता है। अभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल को
रिसीव करता है, जहाँ सांगी नाम का एक आदमी उससे कहता है, मैंने सीयू इन को ढूंढ लिया है, चेयरमैन ने ऑर्डर दिया था इसे अभी पकड़ने के लिए। मिह्यूक ये सुन के बोलने लगता है, ये काम तो जीवोन का था ना। वो आदमी बताता है, चेयरमैन ने हमें ऑर्डर दिए थे इसे तुरंत करने के लिए। मिह्यूक कहता है, अगर चेयरमैन ने कहा था तो ठीक है, मैं आता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और मिह्यूक अपनी कार से एक जगह पर आ जाता है। देन वो फिर से सांगी को कॉल करता है और बताता है, मैं पहुंच चुका हूँ। तभी सांगी वहाँ अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है, जिनके इरादे कुछ नेक नहीं थे। मिह्यूक कहता है, अब ये सब क्या है। वो सभी आदमी मिह्यूक को घेर लेते हैं। मिह्यूक बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है, सांगी कहाँ है। तभी सांगी सबके पीछे से बाहर आता है और कहता है, सॉरी चीफ, इतनी रात को तुम्हें परेशान करने के लिए। बट तभी साइड से एक कार मिह्यूक को टक्कर मारने के लिए आती है, लेकिन मिह्यूक टाइम पर वहाँ से हट जाता है। तभी एक आदमी मिह्यूक के ऊपर बेसबॉल बैट से अटैक करता है, लेकिन मिह्यूक उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और उस आदमी को धक्का देकर साइड में फेंकता है। तभी एक और आदमी मिह्यूक को पंच मारने के लिए आगे आता है, बट मिह्यूक उस पंच से बच जाता है और उसके फेस पर पंच मार के उसे नीचे फेंक देता है, जो देखकर एक साथ काफी सारे लोग मिह्यूक की तरफ आते हैं और उसे मार मार कर उसके घुटनों पर बैठा देते हैं। मिह्यूक सांगी को देखकर कहता है, तू सच में एक कमीना है। तभी पीछे से एक आदमी मिह्यूक के सर पे बैट मारता है और मिह्यूक बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती हैं, जहां उसे एक कार के अंदर बांध दिया गया था। तभी वो देखता है अब वो ओशियन के पास है, अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो उसे कार के साथ ओशियन में फेंक दिया जाएगा। अभी भी सांगी मिह्यूक के बगल में ही खड़ा था। मिह्यूक सांगी से कहता है, तू करना क्या चाहता है, जल्दी मुझे यहाँ से निकाल। सांगी कहता है, सॉरी लेकिन मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि मिह्यूक को रिटायर करने के लिए। मिह्यूक कहता है, तुझे ऑर्डर किसने दिए, क्या वो चेयरमैन है या चियोन सुआन या तो फिर वो जीवोन है। सांगी कहता है, क्या ही फर्क पड़ता है मुझे किसने ऑर्डर दिए, क्या तुम्हें नहीं पता हम सर्वेंट है, हम वही करते हैं जो हमें करने के लिए कहा जाता है, इसलिए गुड बाय चीफ। जिसके बाद वो मिह्यूक को कार के साथ ओशियन के अंदर फेंक देते हैं। मिह्यूक पानी में डूबते हुए कहता है, क्या मैं इस तरह से मरने वाला हूँ, जबकि मैं चियोन फैमिली के लिए इतना रॉयल था। मुझे विश्वास नहीं होता उन्होंने मेरा इस्तेमाल करके मुझे इस तरह से मारने का सोचा। जिसके बाद मिह्यूक अपनी ग्रैंड माँ से माफी मांगता है। उसने प्रॉमिस किया था अपनी ग्रैंड माँ से उनकी मेमोरियल सेरेमनी पर आएगा, लेकिन अब मुझे लगता है मैं आपसे मिलने ही आ रहा हूँ। जिसके बाद वो कार और मिह्यूक दोनों डूब जाते हैं, बट तभी मिह्यूक की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक स्कूल ड्रेस के अंदर ओशियन के साइड में पाता है। मिह्यूक एकदम से खड़ा होता है और कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। बट तभी एक आदमी उसके पास आता है और सीधा उसके फेस पर किक करता है, जिससे मिह्यूक जमीन पर गिर जाता है। मिह्यूक कहता है, यहाँ ये सब चल क्या रहा है, और अपने आसपास देखता है जहाँ एक स्कूल फाइट हो रही थी, साथ ही दो लड़के सबको काफी ज्यादा मार रहे थे। तभी फिर से एक और लड़का मिह्यूक को मारने के लिए उसके पीछे से आता है, बट मिह्यूक एक पंच में ही उसे हवा में उड़ा देता है। मिह्यूक कहता है, मेरी बॉडी काफी हल्की लग रही है, बिल्कुल वैसी जब मैं यंग था। तभी दो और लड़के मिह्यूक को मारने के लिए उसकी तरफ आते हैं, बट मिह्यूक उन दोनों को स्पिन किक मारता है और वो दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। ये देखकर तीन लड़के और मिह्यूक के पास आते हैं, बट मिह्यूक उन तीनों को भी मार मार कर जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद मिह्यूक उन लड़कों को घूर कर देखने लगता है और कहता है, तुम बच्चों निकलो यहाँ से। ये सुनकर उन लड़कों की फट जाती है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद मिह्यूक जमीन पर बैठ जाता है। मिह्यूक का दोस्त उन लड़कों से कहता है, तुम बेवकूफ हो, भाग कहाँ रहे हो, तुम सबका जब भी लड़ने का मन हो वापिस आ जाना। जिसके बाद वो मिह्यूक से कहता है, क्या बात है, तूने काफी अच्छी फाइट की, वैसे मैं तो यहाँ लड़कियों से फ्लर्ट करने आया था, लेकिन यहाँ सिर्फ लड़के ही थे। लेकिन ये बता, क्या तुझे भी स्मोकिंग करनी है। मिह्यूक अपने मन में कहता है, क्या ये गाय सच में एक हाई स्कूलर है। जिसके बाद वो उसका नाम पढ़ता है, म्यूंगुसु, और उससे याद आता है ये उसका मिडिल स्कूल टाइम से ही सबसे अच्छा दोस्त है। तभी एक और लड़का मिह्यूक के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जैसा सोचा था, मिह्यूक फाइटिंग में काफी अच्छा है, उसने उन सबको अकेले ही संभाल लिया। मिह्यूक को याद आता है ये पाक हिंसू है, उसका मिडिल स्कूल टाइम का एक और अच्छा दोस्त। उसके फादर पुलिस ऑफिसर है, इसलिए अगर हम किसी भी दिक्कत में होते हैं तो ये संभाल लेता है। तभी मिह्यूक कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम हैं कहाँ। जिसके बाद उसका दोस्त बताता है, इस वक्त हम गुआन गाली में हैं, और उसके सर को चेक करने लगता है, कहीं कोई चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त तो नहीं चली गई। मिह्यूक कहता है, इसका सर तो पत्थर से भी ज्यादा हार्ड है। तभी मिह्यूक फिर से पूछता है, आज डेट क्या है और साल कौन सा चल रहा है। मिह्यूक बताता है, आज डेट है 21 सितंबर और साल है 1990। कहीं सच में तेरे सर में कोई गहरी चोट तो नहीं आ गई। और फिर से उसका सर देखने लगता है। तभी मिह्यूक अपने मन में कहता है,
ओशियन में फेंक कर मुझे मार दिया गया था, लेकिन अब शायद मैं 30 साल पीछे आ चुका हूँ। तभी हिंगसू कहता है मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। मिंगसू कहता है ठीक है, आज सबको मेरी तरफ से रामेन की ट्रीट। तभी मिहूक को एकदम से कुछ याद आता है और वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। मिहूक कहता है आज वो दिन है जब मेरी फैमिली, मेरी ग्रैंडमा मुझे छोड़कर चली जाएंगी। एक हार्ट अटैक की वजह से उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। डॉक्टर ने मुझसे कहा था अगर कोई थोड़ी देर पहले उन्हें हॉस्पिटल में ले आता तो उन्हें बचाया जा सकता था। जिसके बाद मिहूक अपने घर पे आ जाता है। उसकी ग्रैंडमा उसके पास आती है और बोलती है तुम आज जल्दी घर आ गए, क्या स्कूल जल्दी खत्म हो गया? मिहूक उन्हें देखकर रोने लगता है। उसकी ग्रैंडमा बोलती है तुम काफी तेजी से सांस ले रहे हो, क्या तुम यहाँ तक भाग कर आए हो या तो तुम्हें भूख लगी है? मिहूक कहता है हाँ मुझे भूख लगी है और अपनी ग्रैंडमा को गले लगा लेता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम बच्चे बन चुके हो? बट तभी मिहूक अपनी ग्रैंडमा से कहता है हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है, आपको जल्दी मेरे साथ हॉस्पिटल आना होगा। उसकी ग्रैंडमा पूछती है लेकिन एकदम से हॉस्पिटल क्यों? मिहूक कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें जल्दी जाकर चेकअप करवाना होगा। उसकी ग्रैंडमा कहती है लेकिन हॉस्पिटल ही क्यों, मुझे तो बुखार भी नहीं है। मिहूक कहता है जल्दी कीजिए नहीं तो आप मारे जाओगे। उसकी ग्रैंडमा से रोकते हुए बोलती है आखिर में मैं क्यों मरूंगी, जब तक मैं तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों को नहीं देख लेती तब तक मैं नहीं मरने वाली। तो मेरी चिंता मत करो, तुम अभी रूम में जाओ, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मिहूक काफी तेजी से खाना खाने लगता है। इसकी ग्रैंडमा बोलती हैं तुम्हें थोड़ा धीरे खाना चाहिए, नहीं तो लोगों को लगेगा तुमने सालों से कुछ नहीं खाया। को मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कॉर्न जूस लाती हूँ। देन वो फिर से किचन में चली जाती हैं। देन मिहूक रोने लगता है और अपने मन में कहता है मुझे ऐसे ही एक सिंपल खाने की जरूरत थी जिसे मेरी ग्रैंडमा ने बनाया हो। पता नहीं मैं चियोन फैमिली और ताइसान कैपिटल के लिए कुत्तों की तरह क्यों काम करता था। बट तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और वो किचन में जाता है, जहाँ वो देखता है उसकी ग्रैंडमा को कुछ हो गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर मिहूक को बताते हैं तुमने थोड़ा और टाइम लगाया होता तो कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन अभी हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। लेकिन एक बात नेसेसरी है, सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर हमने उन्हें फिर से ऐसा छोड़ दिया तो फ्यूचर में उनके साथ फिर से ऐसा हो सकता है। देन मिहूक अपने पैसों को चेक करता है और कहता है फ्यूचर में मेरे पास 100 ऑफ बिलियंस होंगे, लेकिन अभी तो मेरे पास सिर्फ यही है 150 वॉन। तभी वहाँ उसका दोस्त मिंगसू आता है और डॉक्टर को पैसे देता है उसके फादर ने उसे दिए थे। मिहूक बताता है मिहूक के फादर एक एंटरटेनमेंट प्लेस के ओनर है और वो अपने दोस्त मिंगसू से कहता है मैं तुम्हें जल्दी ये पैसे लौटा दूंगा। उसका दोस्त बोलता है पैसे वापस करने की बात मत कर, आखिर में वो हमारी भी ग्रैंड माँ है, उल्टा हमने तो उनका हजारों का खाना भी खाया है। उसका दोस्त हिंसू बोलता है चिंता मत कर, अपनी ग्रैंड माँ का ध्यान रख, हम जल्दी ही तुझसे फिर से मिल जाएंगे। मिंगसू कहता है ग्रैंड माँ सच में ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या बताया, मेडिसिन और ट्रीटमेंट का क्या? मिहूक सोचने लगता है। डॉक्टर ने जब उससे सर्जरी की बात की तब मिहूक ने उससे पूछा सर्जरी का कितना खर्चा होगा। डॉक्टर बताता है कम से कम 10 मिलियन वॉन। मिहूक अपने मन में कहता है 10 मिलियन वॉन, मेरे मरने से पहले ये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अभी तो मेरे हाथ में कुछ सिक्के ही हैं। इसके बाद वो एक बूथ पे आ जाता है और किसी को कॉल करते हुए अपने मन में कहता है यही एक तरीका है जिससे मुझे सर्जरी के पैसे मिल सकते हैं। कॉल एक योंग चांगडोंग नाम का आदमी उठाता है। मिहूक अपना नाम बताता है और कहता है मेरे पास एक मैसेज है चेयरमैन चियोन ताइसन के लिए, उन्हें बता देना उनकी एक लौती बेटी चियोन मिसियोक के बेटे मिहूक ने फोन किया था क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडफादर से मिलना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मिहूक हॉस्पिटल की छत पर आ जाता है। मिहूक बोलता है 1990 ये वो टाइम है जब यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी यादों में था। मैं सच में अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ, लेकिन क्या होगा अगर 30 साल बाद मुझे फिर से मार दिया गया? मुझे लगता है चेयरमैन चियोन सुआन, मेरे अंकल ने ही मेरी जान ली थी, यही एक है जो मुझे मारने के बारे में सोच सकता है। लेकिन क्यों? उस वक्त मेरी वजह से तो उसका फायदा ही हो रहा था, या उसकी जगह ये काम किसी और ने करवाया? कहीं चियोन सुहान या चियोन जीवन में से कोई तो नहीं? वो कौन है जो इन सब में से मुझे मार सकता है? छोड़ो, किसी तरह मुझे एक नया मौका मिला है चियोन फैमिली को बर्बाद करके ताइसान कैपिटल को अपना बनाने का। जिसके साथ ही ये पार्ट हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये महानवा अभी तक कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और क्योंकि मैंने खुद इस महानवा को अच्छे से पढ़ा है इसलिए मैं कहूँगा इसे पूरा देखो, क्योंकि आगे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, ताकि फ्यूचर में कंटिन्यूअसली ऐसी औसम मांगा सबसे पहले आप तक आए। अब और ज्यादा टाइम ना लेते हुए बिना किसी इंट्रो की वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
पार्ट 1 में हमने देखा था ताइसान कैपिटल से ही कोई मियू को मारने की कोशिश करता है। वो मियू को ओशियन में उसकी कार के साथ फेंक देते हैं। इसके कुछ टाइम बाद एकदम से मियू की आंखें खुलती हैं और वो खुद को 30 साल पीछे अपने पास्ट में पाता है। बट तभी उसके ग्रैंड माँ की भी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं सर्जरी के लिए कम से कम 10 मिलियन वॉन लगेंगे। जो सुनकर मियू को अपने ग्रैंडफादर को कॉल करता है और उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल की छत पे आ जाता है और डिसाइड करता है मैं अपनी इस लाइफ में ताइसान कैपिटल का सारा पैसा खुद ले लूंगा। और अब आगे एक आदमी पीछे से मियू को आवाज लगाता है। मियू अपने मन में कहता है अब ये कौन है। वो आदमी बोलता है चलो अब अपना नाम बताओ। मियू बोलता है तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो। अपने मन में कहता है कहीं ये कोई गुंडा तो नहीं है। वो आदमी बोलता है ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। क्या तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया अपने बड़ों के सामने कैसे बात करनी चाहिए। ये सुनकर मियू कहता है क्या तुमने नहीं सीखा किसी और का नाम पूछने से पहले अपना नाम बताना चाहिए। वो आदमी कहता है ठीक है मेरा नाम पाक डोंगसू है, सुन लिया ना मेरा नाम। तभी मियू कहता है मैंने इसके बारे में सुना है ये सासुंग गैंग का सेकंड चार्जर है। ने वुसान डिस्ट्रिक्ट पे अपना कब्जा जमा लिया था। ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के 5 साल में ही ये उसका अगला लीडर बनने वाला था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आने वाले कुछ ही महीनों में वॉर ऑफ क्राइम के चलते हुए इसके बॉस के सारे बुरे काम इसके सर पर डाल दिए जाएंगे। इसके बाद पुलिस इसे मार देगी। मेरे टाइम में इसे एक मोटल होटल के अंदर मरा हुआ पाया गया था। सिर्फ 29 ईयर्स की एज में ही इसकी जान चली जाती है। ही डांगसू कहता है क्या तू मेरे बारे में नहीं जानता। मियू कहता है मैं कॉमिक स्टोर जाना पसंद नहीं करता। डांगसू बोलता है मैंने तुझे अपना नाम बता दिया अब तू अपना नाम बता। जो सुनकर मियू को अपना नाम बताता है और डांगसू कहता है ओ तो तेरा नाम किम मोमो है, काफी किलर नेम है, मुझे पसंद आया। ये सुनकर मियू को गुस्सा आने लगता है। तभी डांगसू कहता है क्या तुम रूम नंबर 405 के अच्छे बच्चे हो। मियू बोलता है 2 मिनट कहा क्या तुमने। डोंगसू कहता है पूरे हॉस्पिटल में तुम्हारे बारे में रूमर्स फैले हुए हैं। तुम अपनी ग्रैंड माँ का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो और उनकी हर एक जरूरत का भी। मियू चिढ़ते हुए कहता है मेरी फैमिली की लास्ट मेंबर है तो ये करना नेचुरल है। डोंगसू कहता है हाँ सही कहा तुमने ये बिल्कुल नेचुरल है। तभी डांगसू पूछता है क्या तुम स्कूल में हो, तुम्हारी यूनिफॉर्म से लगता है तुम डोंगसुंग वेकेशन हाई स्कूल में जाते हो। मियू बोलता है हाँ लेकिन क्या तुम एक गुंडे हो। डांगसू कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मियू बोलता है तुम्हारी कंडीशन देखकर लगती है किसी ने तुम्हें मार पीट कर हॉस्पिटल में भेज दिया हो। डांगसू कहता है किसी भी मर्द के लिए चोट खाना एक आम सी बात है। लाइफ में 1-2 बार ऐसा हो जाना बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन एक बच्चा इस बात को नहीं समझ सकता। देन डांगसू मियू से कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, मेरे सामने तुम इतने कूल कैसे हो। मियू पूछता है तो क्या भी मुझे तुमसे डरना चाहिए। वो आदमी कहता है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तभी मियू उसके सामने आ जाता है और बोलता है अगर तुम्हारा बात करना हो गया हो तो क्या अब मैं जा सकता हूँ। ये सुनकर डोंगसू भी डरने लगता है और कहता है हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो। मियू वहाँ से जाने लगता है। तभी डोंगसू कहता है बाय किम मोमो, अपनी ग्रैंड माँ का अच्छे से ध्यान रखना, हम जल्दी ही मिलेंगे। मियू को ये सब सुन के गुस्सा आने लगता है लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है और अपने मन में कहता है सासुंग गैंग का मेंबर पाक डोंगसू। अभी के टाइम में ये गैंग ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में ये गैंग बड़ी हो जाएगी और इसका इस्तेमाल मैं अपने लिए कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ के रूम में आ जाता है जहाँ पहले से ही एक आदमी उसकी ग्रैंड माँ के पास था। तभी उसकी ग्रैंड माँ बोलती है मियूक यहाँ कोई तुमसे मिलने आया है। वो आदमी मियूक की तरफ देखता है और मियूक अपने मन में बोलता है ये तो डायरेक्टर है। मियूक उसके पास जाता है और बोलता है हम बाहर चल के बात करते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक कॉफी शॉप पे आ जाते हैं। डायरेक्टर अपना नाम बताता है मिंगयून, हाँ मैं चेयरमैन चियोन ताइशन के लिए काम करता हूँ और वो अपना कार्ड दिखाता है। मियूक ये सब सुन के अपने मन में कहता है ये डायरेक्टर ग्रैंडपा का राइट हैंड है। ग्रैंडपा ने इसके ऊपर अपनी आखिरी सांसों तक विश्वास किया था। मेरी पास्ट लाइफ में यही वो था जिसने मुझे मेरे मॉम डैड और चियोन ताइसन मेरे ग्रैंडपा के बारे में बताया था। डायरेक्टर हिंगून कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ सियोल चलो। मियू पूछता है चेयरमैन खुद यहाँ क्यों नहीं आए। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाता है और मियू को देखते हुए अपने मन में कहता है ये इतना शांत कैसे है। वो आंखें ये एटीट्यूड किसी बच्चे के पास नहीं हो सकता। साथ ही ये मुझसे एकदम नॉर्मल बात कर रहा है। हिंगयून मियू से कहता है चेयरमैन बहुत ही बिजी रहते हैं, उनके पास तुमसे मिलने का टाइम नहीं होगा। मियू कहता है मैंने उनसे मुझसे मिलने के लिए पूछा नहीं है, मुझे उनसे मिलकर उनकी बेटी मतलब मेरी मॉम किम मिथियोक के बारे में बात करनी है। और अपने मन में कहता है मुझे पहले से पता था वो नहीं आने वाले और मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है, इस बात से उन्हें गुस्सा भी आएगा। लेकिन मेरी मॉम के फ्यूनरल के टाइम उनके फ्यूनरल में भी नहीं आए। देन मियूक डायरेक्टर से कहता है अगर चेयरमैन मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें बता देना, उन्हें पहले उनसे मिलकर आना होगा। मियूक यहाँ अपनी मॉम की ग्रेव की बात कर रहा है। मियूक की ऐसी बातें सुनकर डायरेक्टर भी हैरान हो जाता है। मियूक कहता है मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उनकी बात मानने के अलावा, क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ देते तो मैं अनाथ हो जाता। देन दिखाया जाता है पास्ट लाइफ में मियूक की ग्रैंडमा की डेथ के बाद डायरेक्टर उसके पास आता है और बताता है
हॉस्पिटल का सारा खर्चा हम संभाल लेंगे। उसके बाद तुम्हें सियोल चलना होगा चेयरमैन से मिलने। चेयरमैन ने ये भी कहा है जब तक तुम उनकी बात मानोगे तब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मिहुक बोलता है इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर ग्रैंडपा मेरे साथ ना होते तो मुझे स्कूल से भी निकलना पड़ता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस टाइम मैं अलग हूँ क्योंकि मुझे सब पता है। इसके बाद मिहुक खड़ा होता है और डायरेक्टर से कहता है जो मैंने कहा वो चेयरमैन को बता देना। अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद यहाँ आना होगा। देन वो डायरेक्टर को ग्रीट करता है और कहता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा, आप भी संभाल के घर जाना। डायरेक्टर मिहुक की ऐसी बातें सुन के अपने मन में कहता है ये इसकी कैसी प्रेजेंस थी, इसका ये एटीट्यूड मुझे नर्वस फील करा रहा है। मिहुक यहाँ से निकल जाता है और डायरेक्टर अपने मन में कहता है जो रिपोर्ट मुझे मिली थी उस हिसाब से ये एक शैतान स्टूडेंट है जो बिन वजह किसी से भी लड़ता रहता है, लेकिन अब मुझे लगता है वो गलत रिपोर्ट थी। चेयरमैन की इकलौती बेटी किम मिसियो और उसका इकलौता बेटा किम मिहुक, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं लगता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मिहुक अपनी ग्रैंडमा के पास आ जाता है जहाँ वो अपनी ग्रैंडमा को सब कुछ बताता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है चेयरमैन ने तुम्हें सियोल बुलाया है। मिहुक कहता है हाँ, लेकिन मैंने उनसे कहा उन्हें पहले मॉम से मिलना होगा। 17 साल हो चुके हैं मॉम को गए हुए, लेकिन आज तक वो अपनी बेटी की ग्रेव देखने भी नहीं आए। तभी उसकी ग्रैंडमा उससे बोलती हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड कैसे इंसान थे। मिहुक कहता है मुझे याद है वो सियोल में बिजनेस करते थे, उन्होंने लास्ट टाइम उस फोन पर कॉल किया था जो आप हमेशा मुझसे छुपा कर रखते थे। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा हैरान हो जाती है और बोलती है तुम्हें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। मिहुक कहता है लेकिन कैसे, मैं तो उन्हें देखना भी नहीं चाहता, वो बस 17 साल से हमें इग्नोर कर रहे हैं। उसकी ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मिहुक अपनी ग्रैंडमा को गले लगाता है और कहता है आप इन सब की चिंता मत करो, आप बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। जब तक आप मेरे पास हो तब तक मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मिहुक अपने मन में कहता है मेरी ग्रैंडमा जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी पास्ट लाइफ में मैंने उन्हें एकदम से खो दिया था, लेकिन इस बार मैं उन्हें हर एक खुशी दूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है और हम जियोन ताइसन को देखते हैं जिसे डायरेक्टर सब कुछ बताता है। जियोन ताइसन कहता है उसने कहा अगर मुझे उससे मिलना है तो मुझे वहाँ खुद जाना होगा। डायरेक्टर कहता है उसने ऐसा ही कहा और उससे मिलने से पहले आपको उसकी मॉम की ग्रेव पे जाना होगा। जियोन ताइसन कहता है ये सुनने में थोड़ा पागल लगता है लेकिन इसमें हिम्मत भी है, इसने मेरे इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए मैं वोसान इससे मिलने जाऊंगा और देखूंगा ये किस टाइप का इंसान है, और अगर वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है तो मैं उससे अपने परिवार की गुलामी करवाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन मिहुक की स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिहुक अपनी क्लास में आता है और उसका दोस्त उसका वेलकम करता है। उसका दोस्त गिंगसू पूछता है ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना। मिहुक बताता है हाँ, इसका पूरा थैंक्स तुम्हें जाता है, आज ही वो हॉस्पिटल से निकली हैं। तभी गिंगसू कहता है वैसे तो तुम काफी टाइम बाद स्कूल आए हो, कैसा होगा अगर हम स्कूल बंक करके पूल में चलें। मिहुक कहता है पूल चलें, तूने तो कहा मैं बहुत टाइम बाद स्कूल आया हूँ, और अपने मन में कहता है वैसे अगर सोचा जाए तो मैं 30 साल बाद स्कूल आ रहा हूँ। और अपने दोस्त से कहता है हमें पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये बात सुनकर उसकी क्लास के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। गिंगसू कहता है तेरे साथ हुआ क्या है यार, तू एक बुक को देखकर पढ़ कैसे सकता है, अभी तो 1990 का टाइम चल रहा है, दुनिया के खत्म होने में 9 साल बाकी है, लेकिन तू अभी से ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है। मिहुक कहता है अब मैं तेरी बातों का मतलब नहीं समझ रहा, और अपने मन में बोलता है मेरी पास्ट लाइफ में पढ़ाई और मेरा दूर दूर तक कोई था नहीं था, मैंने अपने ग्रैंडफादर से मिलने के बाद पढ़ाई करना शुरू किया था। देन उसकी पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके ग्रैंडफादर से बोलते हैं अब से तुम्हारा बस एक ही गोल होगा, कोरिया लॉ यूनिवर्सिटी को पास करना, तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इससे ये पता चलेगा तुम पैसे कमाने के लिए लायक हो या नहीं, और जब तक तुम मेरे नीचे रहोगे तब तक मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो जियोन फैमिली और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मिहुक कहता है उस टाइम मैंने सरवाइव करने के लिए और उनकी अटेंशन खींचने के लिए मैं कोरियन यूनिवर्सिटी में गया, पढ़ने के लिए मैंने अपने आगे पीछे की जान लगा दी ताकि मैं अपने ग्रैंडफादर के नीचे काम कर सकूं, और उस टाइम जियोन फैमिली ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया, उनका रिश्ता होने के बाद भी उन्होंने मुझे गुलामों की तरह देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा, मैं पढ़ूंगा अपने नए गोल के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक टीचर मिहुक की क्लास में आता है, सभी स्टूडेंट टीचर को ग्रीट करते हैं, तभी वो टीचर मिहुक को बुलाता है और पूछता है तुम स्कूल कितने दिन बाद आ रहे हो। साथ ही वो एक बेसबॉल ले लेता है मिहुक को मारने के लिए। टीचर कहता है क्या तुम्हें लगता है ये स्कूल एक प्लेग्राउंड है, एक ऐसी जगह जहाँ जब तुम्हारा मन हुआ आ गए, जब तुम्हारा मन हुआ चले गए। मिहुक कहता है सॉरी, मैं अपनी ग्रैंडमा का ध्यान रख रहा था। वो टीचर मिहुक को चाटा मारता है और कहता है ऐसा घटिया बहाना है, सबको परेशान करने वाला अपनी
ग्रैंडमा का ध्यान रख रहा था। या तुम्हें सच कहना चाहिए, तुम कहीं जाके ड्रिंक कर रहे थे। और बिना रुके मिहूक को चाटे मारता रहता है, जिसके बाद वो टीचर मिहूक को डाउन होने के लिए कहता है। मिहूक अपने मन में कहता है, मुझे अब याद आ रहा है, ये फर्स्ट ईयर का होमरूम टीचर है। तभी वो टीचर फिर से मिहूक को एक चाटा मारता है। मिहूक कहता है, ये स्टूडेंट्स को कुत्तों की तरह मारता है। टीचर फिर से अपना हाथ उठाता है और मिहूक से कहता है, जल्दी झुको। मिहूक बोलता है, ये मुझे इस तरह से मार रहा है, उसके पीछे एक और वजह है। देन बताया जाता है, इस साल की स्टार्टिंग में इस टीचर ने सबसे रिश्वत लेना शुरू कर दिया था। और जब मिहूक के दादी ने इसे पैसे देने की कोशिश की, तब मिहूक ने अपनी ग्रैंडमा को रोक लिया, क्योंकि वो पैसे उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए थे। उसके बाद टीचर को जब भी मौका मिलता है, ये टीचर मिहूक को मारने लगता था, जिसके बाद मिहूक डाउन हो जाता है। टीचर से मारते हुए कहता है, क्या मुझे नहीं पता, तुम हर टाइम बस लड़ते रहते हो। तुम जैसे लड़के स्कूल से निकलने के बाद गैंगस्टर ही बनते हैं। और उसे बिना रुके मारने लगता है। और तभी क्लास में प्रिंसिपल आता है और पूछता है, क्या यहाँ कोई किम मिहूक नाम का लड़का है? ये टीचर कहता है, हाँ है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक रॉयल कार के साथ ये डायरेक्टर मिहूक का वेट कर रहा था। मिहूक डायरेक्टर के पास आता है और पूरा स्कूल इन्हें देखने लगता है। डायरेक्टर कार का गेट खोलता है और मिहूक को अंदर जाने के लिए कहता है। मिहूक कार के अंदर जाता है, जो देख के इस टीचर की फट जाती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं, ये कार तो रॉयल के साथ इम्पोर्टेड भी लगती है। तभी मिहूक देखता है, उस कार के अंदर चियोन ताइसन भी बैठा है। ताइसन मिहूक को घूरने लगता है और पूछता है, तुम ही मिसुक के बेटे हो ना? मिहूक अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है मैं अपने ग्रैंडफादर से फिर से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। आखिरी बार मैंने इन्हें इनके लास्ट टाइम में देखा था, 20 साल पहले। देन मिहूक कहता है, हाँ मेरा नाम मिहूक है, मेरे फादर का नाम किम ताइसू और मेरी मॉम का नाम चियोन मिसुक। ताइसन एक स्माइल देता है और बोलता है, तुमने मुझसे यहाँ आने के लिए कहा था और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी मिहूक पूछता है, क्या आप मेरी मदर की ग्रेव पर गए थे? ताइसन कहता है, हाँ गया था। मिहूक कहता है, मैंने सुना है उनके मरने के बाद आप कभी उनसे मिलने नहीं आए, इसलिए मुझे लगा मुझसे मिलने से पहले आपको उनसे मिलना चाहिए। और मेरी ग्रैंडमा जिन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा, उनकी तबीयत अभी खराब है, इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इन सब चीजों के लिए मैं आपसे माफी नहीं मांगने वाला, क्योंकि सब कुछ एकदम साफ है। चियोन ताइसन मिहूक को घूरते हुए अपने मन में कहता है, इसमें कुछ तो बात है, ये मेरे सामने इतने कंफर्ट के साथ बैठा हुआ है। देन ताइसन मिहूक से पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मिहूक अपने मन में कहता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ, कोरियन प्राइवेट इंडस्ट्री के लेजेंड। वॉर के चलते हुए आप कोरिया में आए, यहाँ आपने जॉब की और अपना नाम बनाया, जिसके बाद 1970 तक आप पॉलिटिक्स में चले गए। उसके बाद बड़े बड़े मिनिस्टर से लेके बिजनेसमैन भी इनसे पैसे मांगने लगे और 1990 तक आपके पास इतना पैसा हो गया, आपने पूरी कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। आप लोन स्टार कंपनी के चेयरमैन हैं। देन वो उसके मुंह पर बोलता है, मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, मैंने सुना है आप एक बिजनेस चलाते हैं। चियोन ताइसन कहता है, मैं सियोल में एक छोटा सा प्राइवेट बिजनेस चलाता हूँ। और क्या तुम्हें पता है प्राइवेट ओनर क्या करते हैं? मिहूक अपने मन में कहता है, वो कोई छोटा बिजनेस तो बिल्कुल नहीं है ग्रैंडफादर। चियोन ताइसन बोलता है, छोड़ो इन सब चीजों को और ये बताओ तुम्हें मुझसे मिलना क्यों था, या कहो तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मिहूक अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, सिर्फ एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूँ, पैसा। चियोन फैमिली को बर्बाद करने के लिए। जिसके साथ ही पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। नहीं आ रही तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं न्यू व्यूअर्स के लिए कोई न्यू मानवा स्टार्ट करूं। साथ ही इस चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी हमारे साथ जुड़ जाओ, कि फ्यूचर में को चियोन ताइसन एक साथ हो जाए। चियोन ताइसन मिहूक से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मिहूक अपने मन में बोलता है, मैं चियोन फैमिली का सारा पैसा छीन लूंगा। चियोन ब्रदर से रिवेंज लेने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे उनका पैसा ही छीन लो। 10 साल फ्यूचर में चियोन ताइसन के मरने के बाद चियोन ताइसन का सारा पैसा चियोन ब्रदर्स का हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मुझे ये सारा पैसा अपने नाम करवाना होगा, और वो भी बिना किसी को पता चले। मुझे ध्यान रखना होगा चियोन फैमिली को इस बात का बिल्कुल पता ना चले। तभी चियोन ताइसन कहता है, मैंने पूछा तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मिहूक कहता है, मुझे आपसे पैसे चाहिए। जो सुन के चियोन ताइसन अपने मन में बोलता है, तो ये भी आखिरकार में पैसे पर ही आकर अटक गया। ये भी सबकी तरह लालची और बेकार है। ताइसन मिहूक से पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मिहूक बताता है, मेरी ग्रैंडमा जिन्होंने मुझे 17 साल से पाला, अभी उनकी एक हार्ट सर्जरी करवानी है, जिसके लिए मुझे 10 मिलियन वॉन चाहिए। साथ ही जब तक मैं स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो जाता तब तक हर मंथ 1 मिलियन वॉन अलग से भी चाहिए। ये सब कुछ मेरे ट्यूशन फीस और रहने के लिए। चियोन ताइसन कहता है, 10 मिलियन वॉन और साथ में 1 मिलियन वॉन हर मंथ, ये पैसे मैं तुम्हें बहुत आराम से दे सकता हूँ। और अपने मन में कहता है, इस लड़के में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इसने मुझे बस पैसों के लिए बुलाया। मिहूक कहता है, मुझे आपसे ये सब कुछ फ्री में नहीं चाहिए,
चाहिए, मैं आपसे बस ये सब पैसे कुछ टाइम के लिए उधार ले रहा हूँ। जो सुन के जियोन ताइसन हैरान हो जाता है। जियोन ताइसन अपने मन में कहता है, ये लड़का सच में पागल है, मेरे हिसाब से तो ये इंटरेस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रिंसिपल अमाउंट की तो बात ही अलग है। ये चाहता है मैं इसे इसके रहने और स्कूल फीस के लिए पैसे दूं, लेकिन ये सब कुछ इसने मुझसे फ्री में नहीं मांगा। वैसे भी लोन शार्क के लिए किसी को पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोन शार्क किसी को भी फ्री में पैसे नहीं देती। देन वो मिहुक से कहता है, तुम्हें कम से कम इस पैसे को लौटाने के लायक बनना होगा, या तुम्हारे पास इसके लिए कोई कोलेट्रल है। मिहुक कहता है, तो आप मुझसे कोलेट्रल की बात कर रहे हैं, मेरा दिमाग ही मेरा कोलेट्रल है। ये सुनकर जियोन ताइसन हैरान हो जाता है। मिहुक कहता है, अगर आप मुझे ये पैसे उधार देते हैं तो मैं कोरियन लॉ यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा एक कोलेट्रल की तरह, जिसके बाद मैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों सूद समेत लौटा दूंगा। ये सब कुछ सुनकर जियोन ताइसन मिहुक को देखने लगता है। मिहुक अपने मन में कहता है, मेरी पिछली लाइफ में आपने ये सब मुझसे करने के लिए कहा था, लेकिन अब ये मेरा ऑफर है आपके लिए। जियोन ताइसन का भी सपना है उसकी फैमिली में कोई एकेडमी से पास हो, लेकिन इन्हें इनकी लाइफ में प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली क्योंकि ये काफी ज्यादा गरीब थे। जिसके बाद इन्होंने बिजनेस बनाया और उसमें ग्रो हुए। इसके बाद ये अपने बच्चों में अपने सपने देखने लगे, काश वो इनकी जगह एकेडमी से पास हो। लेकिन इनके दोनों बेटे जियोन सुहान और जियोन सुमान लाखों टन पैसा खर्च करने के बाद भी बस यूनिवर्सिटी के अंदर घुस पाए। लेकिन मेरी मॉम को सियोल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने भी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया, इसलिए इनका ग्रैंडसन कोरिया की लॉ यूनिवर्सिटी में जाए, ये इनके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल होगा। इसके बाद शायद उन्हें कभी ऐसा फील ना हो उनकी फैमिली में कोई अनएजुकेटेड रह गया। जियोन ताइसन अपने मन में कहता है, ये कोरियन यूनिवर्सिटी में जाएगा, लेकिन कैसे? जहाँ तक मुझे पता है इसके ग्रेड भी अच्छे नहीं है, या ये बस मुझे पागल बना रहा है। देन जियोन ताइसन मिहुक से कहता है, तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? अगर तुम फेल हो गए तब क्या करोगे? मिहुक ये सुन के अपने मन में कहता है, मैं पहले एक बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अभी जितना हो सके मुझे ग्रैंडपा का फेवर और अटेंशन खींचना होगा। देन वो जियोन ताइसन से कहता है, अगर मैं लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा पाया तो मेरी पूरी लाइफ और पूरी बॉडी आपकी होगी। एक तरह से मिहुक अपनी पूरी लाइफ अपने ग्रैंडपा को देके उनकी गुलामी करेगा। जियोन ताइसन कहता है, अपनी लाइफ मुझे दोगे? सुनने में अच्छा लगता है। तभी मिहुक बोलता है, लेकिन अगर मैं पास हुआ तो आपको मुझे एक गिफ्ट देना होगा मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। जियोन ताइसन चौंकते हुए कहता है, एक गिफ्ट? क्या तुम्हें अभी मुझसे कुछ और भी चाहिए? मिहुक बोलता है, जब मैं लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाऊंगा तब इसके बारे में मैं खुद आपको बता दूंगा। मिहुक अपने मन में कहता है, जब मेरा ये सब कुछ हो जाएगा तब मैं आपसे कुछ बहुत बड़ा मांगने वाला हूँ। जियोन ताइसन मिहुक की ये सब बातें सुन के बाहर देखने लगता है और एकदम से वो बहुत तेज हंसते हुए बोलता है, मैं वेट नहीं कर सकता ये देखने के लिए तुम मुझसे क्या मांगने वाले हो, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो अपने प्रॉमिस को याद रखना, तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा। कुछ ऐसा जिसके बारे में सुनकर शैतान भी डर जाए। मिहुक कहता है, ठीक है ग्रैंडपा, मैं अपना वादा याद रखूंगा। उसके बाद मिहुक कार से नीचे उतर जाता है। देन जियोन ताइसन और डायरेक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। मिहुक अपने ग्रैंडपा को जाते हुए देखकर कहता है, ये बुढ़ा मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा था ना ये मुझसे वो काम करवाएगा जिससे एक शैतान भी डर जाए, तो मुझे ये आइडिया पसंद आया। अब मैं इन्हें एक शैतान बन के ही दिखाऊंगा जैसा ये चाहते हैं। मैं एक ऐसा इंसान बन के दिखाऊंगा जो जियोन फैमिली को हजारों टुकड़ों में बांट दे। इसके बाद हम जियोन ताइसन को देखते हैं जो डायरेक्टर से कहता है, इस बच्चे में कुछ तो बात थी। डायरेक्टर कहता है, इसे देखकर तो मैं भी थोड़ा हैरान हूँ, मुझे जो रिपोर्ट मिली थी ये लड़का उससे बिल्कुल उल्टा है। टाइसन अपने मन में कहता है, अभी तक बिजनेस करते हुए मैं हर तरह के इंसान से मिला हूँ, ऐसे लोग जो पैसे ले तो लेते हैं लेकिन वापस नहीं कर पाते, उल्टा और पैसे मांगने आ जाते हैं। कुछ लोग पैसे न दे पाने की वजह से गैंगस्टर्स के पास चले जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो खुद की जान लेने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो पैसों के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। और ऐसे लोगों से बार बार डील करने के बाद हम लोगों को देख कर ही पहचान सकते हैं वो किस तरह का इंसान है। यहाँ तक कि किसी की आंखों के एक्सप्रेशन, उसकी वॉइस, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के हम बता सकते हैं वो कैसा इंसान है। लेकिन मैं इस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया, पता नहीं ये कैसा इंसान था। देखकर तो ऐसा लग रहा था मैं उसे नहीं वो मुझे जज कर रहा है। तभी डायरेक्टर कहता है, ऐसा लगता है वो लड़का आपको पसंद आ रहा है। जियोन ताइसन कहता है, बुसान हॉस्पिटल, यही कहा था ना उसने। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें बुसान हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ मिहुक डॉक्टर को सर्जरी के पैसे देता है और अपनी ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए कहता है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, चिंता मत करो, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी सर्जरी नहीं होने वाली। जिसके बाद वो सर्जरी के लिए चले जाते हैं। देन मिहुक हॉस्पिटल में घूमने लगता है, पीछे से डोंगसू आता है और मिहुक को मोमो कहता है। ये सुन के मिहुक को गुस्सा आने लगता है। डांगसू पूछता है, डेली स्कूल जा रहे हो ना, साथ में तुम्हें कम से कम दिन में 3 बार खाना भी खाना चाहिए, अगर तुम बिजी ना हो तो क्या मेरे साथ चलकर स्मोक करोगे? मिहुक कहता है,
तुम ये सब बात एक हाई स्कूल स्टूडेंट से बोल रहे हो, लेकिन अभी मैं बहुत बिजी हूँ, उल्टा मुझे पढ़ाई भी करनी है। ये सुन के डोंगसू हैरान हो जाता है और कहता है, पढ़ाई? तुम तो एक बच्चे हो ना, तो तुम क्यों पढ़ोगे? तुम्हें तो मजे करने चाहिए, अभी तुम यंग हो तो तुम पढ़ क्यों रहे हो? लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। देन वो उसे एक गम देता है और कहता है, अगर तुम्हें पढ़ते हुए नींद आए तो इसे खा लेना। जिसके बाद डोंगसू वहाँ से निकल जाता है। मिह्यूक इस गम को ले लेता है और देखते हुए कहता है, अभी के टाइम में ये एक गैंगस्टर है, एक ऐसी गेम का जिसमें हजारों मेंबर हैं, लेकिन साथ में ये एक अच्छा इंसान भी है। लेकिन जल्दी ही जब वॉर ऑफ क्राइम डिक्लेयर किया जाएगा तब पाक डोंगसू नहीं बचेगा। बट तभी वो हॉस्पिटल से बाहर देखता है जहाँ कुछ गैंगस्टर्स नाइफ लेके किसी को ढूंढ रहे थे। देन वो गैंगस्टर्स हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और मिह्यूक के साइड से निकलते हैं। मिह्यूक कहता है, मुझसे ये मत कहना वो अभी मरने वाला है, अभी उसके मरने का टाइम नहीं आया, लेकिन रुको, इसका इस्तेमाल करके मैं उसे अपनी साइड कर सकता हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल के रिसेप्शन को दिखाया जाता है जहाँ ये गैंगस्टर्स आ जाते हैं और एक लड़की से पूछते हैं डोंगसू नाम का आदमी किस रूम में रहता है। वो लड़की पूछती है, तुम्हारा उनके साथ रिश्ता क्या है? गैंगस्टर चिल्लाते हुए कहता है, कहीं तो मंदी तो नहीं हो, मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। तभी वहाँ मिह्यूक आ जाता है और इन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आप लोग ब्रदर डोंगसू को ढूंढ रहे हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊंगा। वो गैंगस्टर्स मिह्यूक को घूरने लगते हैं। मिह्यूक कहता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई उस हॉस्पिटल में तमाशा खड़ा करने की जहाँ मेरी ग्रैंड माँ की सर्जरी हो रही है? सबसे पहले मुझे इन्हें हॉस्पिटल से बाहर ले जाना होगा। देन वो गैंगस्टर्स मिह्यूक के पीछे जाने लगते हैं। मिह्यूक उन्हें हॉस्पिटल से बाहर एक गली में ले आता है। वो गैंगस्टर्स मिह्यूक को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, तू हमें लेकर कहाँ जा रहा है? मिह्यूक बोलता है, क्या यहाँ तुम पाक डोंगसू को मारने के लिए आए हो? वो आदमी कहता है, पहले ये बता तू है कौन? जो सुनकर मिह्यूक अपनी स्ट्रेचिंग करने लगता है। बट तभी पीछे से एक आदमी इन गैंगस्टर से कहता है, तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? तुम गैंगस्टर्स को शर्म नहीं आती? एक हाई स्कूल के लड़के को नाइफ दिखाते हुए। एंड ये कोई और नहीं पाक डोंगसू था। जो सुनकर उनमें से एक गैंगस्टर डोंगसू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उस गैंगस्टर का पंच सीधा डोंगसू के फेस पे लगता है। बट तभी हम देखते हैं डोंगसू ने उस अटैक को सीधा अपने सर से ही रोक लिया है। देन डोंगसू से लात मारकर हवा में उड़ाता है और एक पंच मार के सीधा जमीन पर फेंक देता है। जिसके बाद डोंगसू अपनी टी शर्ट उतार देता है। दूसरा गैंगस्टर एक नाइफ लेके उसकी तरफ बढ़ता है, बट डोंगसू उसके नाइफ के अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा उसके फेस पर पंच मारता है। देन वो उसे उठाकर दूसरे गैंगस्टर के ऊपर फेंकता है और उन दोनों को एक साथ किक मारता है, जिससे वो दोनों पीछे चले जाते हैं। बचा हुआ आखिरी गैंगस्टर पास में ही पड़ी एक विंडो उठा लेता है और डोंगसू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट डोंगसू अपने पंच से उस विंडो को तोड़ते हुए उसके फेस पर पंच मारता है, जिससे वो गैंगस्टर अनकॉन्शियस हो जाता है। देन डोंगसू मिह्यूक को देखने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। डोंगसू कहता है, अब काफी अच्छा लग रहा है, मैंने इन गैंगस्टर्स को पहले भी हराया है जब हम एक इलाके के लिए फाइट कर रहे थे। मुझे पता था जब मैं हॉस्पिटल में रहूंगा तब ये मुझे देखने जरूर आएंगे, इसलिए मैंने पहले से ही अपना एक आदमी यहाँ लगाया था, लेकिन तुमने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। देखने में लगता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर गट्स हैं। तुम्हारे सामने कोई नाइफ लेकर खड़ा था लेकिन तू बिल्कुल नहीं डरा। मिह्यूक कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता था तुम आओगे, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था तुम रेलिंग से हॉस्पिटल का ध्यान रख रहे हो। मिह्यूक अपने मन में कहता है, अगर मैं इन सब में इंटरफेयर ना करता तो भी रिजल्ट यही होता, मेरी पास्ट लाइफ में भी डोंगसू ने इन्हें हराया होगा। डोंगसू मिह्यूक के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, चलो तुम्हारा मुझ पर एहसान रहा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लड़की या पैसा? तुम्हारा जो मन करे तुम वो मांग लो। मिह्यूक अपने मन में कहता है, डोंगसू तुम मेरे प्लान का पहला टूल हो, मैं पूरी तरह तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। देन मिह्यूक डोंगसू से कहता है, इस हॉस्पिटल से अपनी चीजें लो और 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। डोंगसू कहता है, ये सब क्या बात कर रहा है, मैंने कहा है अपने लिए कुछ मांग, आखिर में मैं क्यों छुपने लगा? मिह्यूक कहता है, प्रेसिडेंट जल्दी ही क्राइम के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं। एक लॉ पूरे नेशन के लिए अलाउ होगा जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी सभी क्रिमिनल को मारने के लिए। डोंगसू हैरान होते हुए कहता है, वॉर, और वो भी क्राइम के अगेंस्ट? मिह्यूक अपने मन में कहता है, प्रेसिडेंट ने अक्टूबर 1990 को वॉर अगेंस्ट क्राइम की स्टार्टिंग की थी ताकि लोग पीसफुली लाइफ जी सकें और करप्शन को कम किया जाए। इसी मंथ में ऑर्गेनाइजेशन ने आज से ज्यादा क्रिमिनल्स को पकड़ लिया, छोटी गैंग हो या बड़ी गैंग, ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को नहीं छोड़ा। मिह्यूक डोंगसू से कहता है, एक सीक्रेट जगह को ढूंढो और वहाँ पे जाकर छुप जाओ, एक ऐसी जगह जिसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोगों को भी पता ना हो, और साथ ही अपने बॉस साथियों से भी सावधान रहना। ये सुनकर डोंगसू हैरान हो जाता है। मिह्यूक जाते हुए कहता है, यही मेरी विश है, और अपने मन में बोलता है, अब डिसीजन इसके ऊपर है, अगर ये बच गया
तो एक दिन ये मेरे बहुत काम आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिरिसान माउंटेन के अंदर डोंगसू अपने कुछ मेंबर्स के साथ छुपा हुआ था। बट तभी टीवी पे अनाउंसमेंट होती है, क्राइम को कम करने के लिए प्रेसिडेंट ने वॉर अगेंस्ट क्राइम का अनाउंस किया है। आज 13 अक्टूबर को ही प्रेसिडेंट ने इसे अनाउंस किया है। डोंगसू के साथ के कुछ लड़के न्यूज़पेपर में पढ़ के बताते हैं बुसान के सभी प्रोसिक्यूटर और पुलिस ऑफिसर एक साथ आ चुके हैं। साथ ही बुसान की आधे से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पकड़ी जा चुकी है, यहाँ तक कि बॉस सासियोंग भी पकड़े गए। डोंगसू ये सब सुनकर उन लड़कों से कहता है, गाइस अभी कुछ करना मत, बस यहीं छुपे रहना, बिन वजह बाहर जाकर कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। जो सुनकर वो लड़के हाँ कहते हैं। देन वो न्यूज़पेपर देखते हुए कहता है, ये सब हो क्या रहा है? सब कुछ वैसा ही है जैसा उस लड़के ने कहा था। सीन शिफ्ट होता है और 1 मंथ पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोंगसू मिहुक से कहता है, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मिहुक बोलता है, ध्यान रखना वॉर अगेंस्ट क्राइम की अनाउंसमेंट जर्मनी के कहने पर होगी, यह हमारा प्लान नहीं होगा। डोंगसू न्यूज़पेपर देखता है जिसमें सेम यही चीज लिखी थी। डोंगसू हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिर में ये लड़का है कौन? सीन शिफ्ट होता है और हम नामचोन अपार्टमेंट में मियुक को देखते हैं, जो बोलता है, अब कुछ पूछिएगा मत, ये अपार्टमेंट मुझे ग्रैंडपा ने दिया, जो मुझे 17 साल बाद मिलने आए थे। साथ ही उन्होंने मेरे सारे खर्चे भी उठा लिए हैं, तो आपको अब और काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी ग्रैंडमा कहती है, पता नहीं इस तरह रहना मेरे लिए सही होगा या नहीं। मिहुक कहता है, आपने मुझे अकेले पाल कर इतना बड़ा किया, तो इतना तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें बहुत छोटी हैं, मैं ध्यान रखूंगा, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तभी वहाँ मियुक के दोस्त भी आ जाते हैं और ग्रैंडमा को कांग्रेचुलेट करते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए। ह्यूंगसू बताता है, हमने रास्ते में आते वक्त आपके लिए पोर्क वॉली खरीदा है, इसलिए हम पहले से ग्रिल करेंगे और उसके बाद खाने के मजे लेंगे। मियुक इन्हें देखकर हंसने लगता है और ये सब मजे से खाना खाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन मियुक अपने दोस्तों के साथ स्कूल आ जाता है। रास्ते में गिंगसू कहता है, आज का मौसम बहुत अच्छा है और साथ में ठंडा भी, लेकिन आज रिजल्ट की वजह से सारा मजा बेकार हो गया। जो सुनकर गिंगसू हंसने लगता है। गिंगसू बोलता है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, तेरा रिजल्ट तो मुझसे भी बेकार है। गिंगसू कहता है, मैं तुझसे 100 गुना अच्छा हूँ, 520 स्टूडेंट में मैंने 500 स्कोर किया है। गिंगसू कहता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने 451 स्कोर किया है। तभी गिंगसू मियुक के पास आता और पूछता है, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? तुमने इस बार काफी अच्छी पढ़ाई की थी। मियुक बोलता है, मैं पहले से थोड़ा अच्छा हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बहुत मेहनत करनी है। मियुक अपने मन में कहता है, इतना टाइम बीतने के बाद पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे अपनी एक जॉब समझ के कर ही लिया। जिसके बाद ये तीनों क्लास में आ जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट भागते हुए इनके पास आता है और मियुक से कहता है, क्या तुमने स्कूल की न्यूज सुनी? तुम एग्जाम में फर्स्ट आए हो। गिंगसू सुन के हैरान हो जाता है। वो लड़का कहता है, मैंने सुबह ये बात खुद टीचर ऑफिस से सुनी। बट तभी एक और स्टूडेंट भागते हुए क्लास में आता है और मियुक से बोलता है, होम रूम टीचर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। जो सुनकर गिंगसू कहता है, जल्दी जाओ, कहीं तुम्हें कोई प्राइज या कुछ और तो नहीं मिलने वाला। उसके बाद मियुक टीचर ऑफिस में आ जाता है। होम रूम टीचर बोलता है, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मियुक इसका कुछ जवाब नहीं दे पाता। बट तभी होम रूम टीचर उसे एक चाटा मारता है, जो देखकर बाहर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। होम रूम टीचर कहता है, मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मियुक कहता है, मुझे सच में नहीं पता आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जो सुनकर टीचर उसे फिर से एक चाटा मारता है और बोलता है, तुमने इस एग्जाम को चीटिंग करके पास किया है ना? फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लगभग फेल हो चुके थे और सेकंड सेमेस्टर में तुम फर्स्ट आ गए। जो सुनकर मियुक उसे घूरने लगता है। वहीं से होती है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम वीडियो को खत्म किया था। टीचर मियुक को अपनी क्लास में बुलाते हैं और एक चाटा मारकर पूछते हैं, क्या तुमने इस पेपर को चीटिंग करके पास किया है? मियुक ये सुन के मना करता है। तभी होम रूम टीचर फिर से मियुक को एक और चाटा मार देता है। मियुक होम रूम टीचर को घूरते हुए कहता है, ये उस दिन की वजह से मेरे साथ ऐसा कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ होम रूम टीचर मियुक को अपनी क्लास में बुलाता और पूछता है, क्या जो तुमसे उस महंगी कार में मिलने आए थे वो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे? क्यों ना तुम मुझे एक बार उनसे मिला और हमारी बातचीत करवाओ, आखिर में मैं तुम्हारा स्कूल टीचर हूँ। मियुक ये सब सुन के अपने मन में क्या, जैसा मुझे याद था ये कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मियुक होम रूम टीचर से बोलता है, मेरे ग्रैंडपा सियोल में रहते हैं, अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको भी सियोल जाना होगा। होम रूम टीचर पूछता है, क्या वो फिर कभी तुमसे मिलने नहीं आएंगे? जब कभी भी वो तुमसे मिलने आए तो उनसे मेरे बारे में बात करना। बट मियुक उनकी पूरी बात सुनने से पहले उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, अगर आपको यही बात करनी है तो मैं चलता हूँ, वैसे भी एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं। जिसके बाद मियुक क्लास से निकल जाता है और टीचर उसे देखकर चिल्लाने लगता है। सीन प्रेजेंट में आता है और होम रूम
टीचर मिहू से कहता है तुमने पक्का चीटिंग की है या तो किसी और ने तुम्हारी मदद की होगी। मिहू कहता है नहीं सर, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। होमरूम टीचर बोलता है जब जब तुमने स्कूल को परेशान किया तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने एग्जाम में भी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। क्या ये सब तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा ने सिखाया है? ये सब सुनकर मिहू का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये बेवकूफ इंसान अपनी लाइन क्रॉस करता जा रहा है, इससे बस मुझे गुस्सा आ रहा है। होमरूम टीचर मिहू को मारने के लिए हाथ उठाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की, मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा। मिहू कहता है माफी मांगो, क्या ही फर्क पड़ता है मैंने चीटिंग की या मैंने पढ़ाई की, इन सब चीजों से ग्रैंडमा का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अभी मुझसे माफी मांगो। जो सुन के होमरूम टीचर फिर से उसे एक और चाटा मारता है। देन होमरूम टीचर उसके सभी एग्जाम पेपर्स को फाड़ देता है और बोलता है अब मैं इसे और ज्यादा चेक नहीं करने वाला, तुम्हें मैं हर एक जगह 0 नंबर दूंगा चीटिंग करने के लिए, और आने वाले कुछ दिन में मैं तुम्हें स्कूल से भी सस्पेंड करवा दूंगा। तभी मिहू कहता है क्यों ना आप मेरे साथ एक बेट लगाए, एग्जाम के सभी क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एग्जाम में किया था, और अगर मेरा स्कोर पहले से कम हुआ तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैंने सेम स्कोर किया तो आपको स्कूल से रिजाइन देना होगा। आसपास के सभी टीचर ये सुन के हैरान हो जाते हैं। होमरूम टीचर की भी ये सुन के फटने लगती है। वो फिर से मिहू को मारने के लिए अपना बैट उठाता है, लेकिन मिहू उस बैट को पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ, खुद पर से विश्वास खत्म हो गया, और चिल्लाते हुए कहता है मुझे अभी टेस्ट पेपर दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मिहू सभी टीचर्स के सामने अपने एग्जाम दे रहा था और होमरूम टीचर लगातार उसके सारे पेपर्स चेक कर रहे थे। मिहू का स्कोर देख के होमरूम टीचर के सर से पसीना आने लगता है। उसने साइंस, मैथ, कोरियन लैंग्वेज, कोरियन साइंस सब में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। अब मिहू को सिर्फ इंग्लिश का पेपर और करना था। तभी एक टीचर होमरूम टीचर के पास आता है और कहता है अगर इसने इंग्लिश का पेपर भी सही किया तो ये इसका परफेक्ट स्कोर होगा। जो सुनकर होमरूम टीचर की फट जाती है। तभी मिहू कहता है अब मैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, अगर मैंने इस क्वेश्चन को भी सही लिखा तो आपको स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना होगा, लेकिन अगर आपने प्रॉमिस तोड़कर स्कूल आने की कोशिश भी की तो मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मैं आपको टीचर की तरह ट्रीट करूंगा। जो सुनकर होमरूम टीचर एंड ऑफिस के बाहर खड़े सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। तभी मिहू कहता है अगर आप अभी मुझसे माफी मांगते हैं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। जो सुनकर होमरूम टीचर गुस्से में लाल हो जाता है। तभी इनके बीच में स्कूल का वाइस प्रिंसिपल आता है। वाइस प्रिंसिपल मिहू को कहता है तुमने प्रूव कर दिया कि तुमने कोई चीटिंग नहीं की है, इसलिए अब रुक जाओ, और मिस्टर पार्क आपको भी अब रुक जाना चाहिए, साथ में आपको उससे माफी मांगती उसे प्राइज भी देना चाहिए उसकी ग्रेड की वजह से। तभी होमरूम टीचर खड़ा होता है और मिहू के पास आकर बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंड हो गई थी। मिहू अपना हाथ जोर से टेबल पे पटकते हुए बोलता है ठीक है तो अब मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। लेकिन होमरूम टीचर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके बाद मिहू टीचर ऑफिस से बाहर आता है जहाँ सभी स्टूडेंट उसके लिए नारे लगाने लगते हैं। आखिर में एक बैक बेंचर ने पूरे स्कूल में टॉप मारा है। लेकिन 2 सेकंड रुको, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही है, इसलिए वीडियो को लाइक करके अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी महान बात कंटिन्यूअसली मिलती रहे। वीडियो का टाइम आगे ना बढ़ाते हुए कहानी को आगे ले जाते हैं, जिसके बाद बोर्ड मार्क्स के अंदर मिहू का नाम नंबर 1 पर आ जाता है। इसके बाद मिहू को और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ मिंगसू चलते हुए कहता है क्या तुमने उसका वो परेशान चेहरा देखा था, वो पूरी तरह से मिहू से चिढ़ चुका था। देन मिंगसू मिहू से कहता है लेकिन एक बात तो सच है, तुमने स्कूल में टॉप किया है। तभी हिंगसू पूछता है क्या ये सच है तुम कोरियन यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। तभी मिहू थोड़ा सीरियस हो जाता है और मिंगसू से कहता है अब तुम्हें भी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, हो सके तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। देन वो हिंगसू से कहता है तुम्हें अब जूडो स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसके बाद तुम किसी भी कॉलेज में स्पेशल एडमिशन ले सकते हो। मिहुक मिंगसू से कहता है मिडिल स्कूल में तुम्हारे ग्रेड काफी अच्छे थे, तुम चाहते तो आर्ट एजुकेशन में आगे जा सकते थे, लेकिन तुमने अपने फैशन को फॉलो किया और यहाँ वेकेशन हाई स्कूल में आ गए। और हिंगसू तो मिडिल स्कूल में एक अच्छा स्पोर्ट प्लेयर भी था, लेकिन उसने भी इस स्कूल में एडमिशन लिया जिसमें एक भी स्पोर्ट टीम नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमसे अलग ना हो जाए। तभी मिंगसू बोलता है मैं पढ़ाई करके क्या करूंगा, शायद मैं अपने फादर का नाइट क्लब होटल संभालूं। हिंगसू कहता है मेरी बॉडी भी काफी स्टिफ हो चुकी है, मैं तो किसी कंपनी में काम करने के बारे में सोच रहा था। तभी मिहुक इन दोनों के पास आ जाता है और इन्हें पकड़ कर बोलता है फ्यूचर में मैं सियोल के लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा, शायद मैं इसे अकेले ना कर सकूं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ
तुम उस वक्त मेरी मदद करोगे, इसलिए दोस्तों एक साथ मेहनत करते हैं और सियोल चलते हैं। देन मिहुक अपने मन में कहता है, फ्यूचर जानने का ये मतलब नहीं है मैं अकेले बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो बीच रास्ते में मुझे धोखा ना दे, मैं किसी भी टाइम उनके ऊपर विश्वास कर सकूं, और मेरे दोस्त ही ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मिहुक ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी और आने वाले फाइनल एग्जाम में भी वो टॉप मारता है। साथ ही अब मिहुक्सू के ग्रेड भी काफी अच्छे हो गए थे। मिहुक इसे देखकर बोलता है, मिहुक्सू के ग्रेड बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर अब पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और हिंगसू ने भी अपनी एक्सरसाइज को वापस से शुरू कर दिया है। धीरे धीरे सब कुछ सही होता जा रहा है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और विंटर का सीन दिखाया जाता है जहां मिहुक डायरेक्टर के साथ एक कासल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, जियोन फैमिली मैं वापस आ चुका हूँ। इसके बाद मिहुक बताता है, यह हनाम सिटी है इस कंट्री की सबसे पॉपुलर सिटीज में से, और ये वही जगह है जहाँ चियोन फैमिली का कासल है, और इस वक्त चियोन फैमिली सबसे ज्यादा कैश कलेक्ट करती है। ये फैमिली कुछ टाइम में बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी है और इस वक्त लोन शार्क किंग अपनी पूरी पावर से अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है और मिहुक चियोन ताइसन के साथ डिनर करने लगता है। मिहुक ताइसन को देखते हुए कहता है, ये वो चीज है जो मेरी पास्ट लाइफ में कभी नहीं हुई। कोरियन स्कूल में एडमिशन पाने के बहुत टाइम बाद मैं ताइसन से मिला था, इसका मतलब अब वो मेरे बारे में अलग तरह से सोचते हैं। इसके बाद ये दोनों हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी ताइसन मिहुक से पूछता है, मैंने सुना है तुम 2 सेमेस्टर में लगातार फर्स्ट आए हो, या ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे स्कूल का लेवल ज्यादा ऊपर ना हो, लेकिन एक बात तो साफ है, जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम खाली फेक नहीं रहे थे और यही तुम्हारी इंटेलिजेंस है। टाइसन आगे कहता है, तुम अपना प्रॉमिस अच्छी तरह से निभाते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो बताओ क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे मांगना चाहते हो? मिहुक बोलता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद मैं आपको बता दूंगा मुझे क्या चाहिए। चियोन टाइसन कहता है, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, अगर तुम कोरियन लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो तो तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ अभी तुम्हें क्या चाहिए। मिहुक ये देख के अपने मन में कहता है, तो आप एक अच्छे ग्रैंडफादर की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ मांगूंगा। जिसके बाद वो चियोन ताइसन से कहता है, हो सके तो मुझे कंपनी के कुछ शेयर्स चाहिए। चियोन ताइसन कहता है, कंपनी के शेयर्स? क्या तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में भी पता है? मिहुक कहता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ग्रैंडपा, अगर मैं भी किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहूँ तो मुझे किस कंपनी के खरीदने चाहिए? देन मिहुक अपने मन में कहता है, अगर मैं पैसों की जगह आपसे शेयर्स मांगता हूँ तो आप इसे अपने ग्रैंड चाइल्ड की एक प्यारी सी रिक्वेस्ट समझेंगे। तभी चियोन ताइसन स्माइल करता है और बोलता है, डायरेक्टर दाहिन कंपनी में हमारे कितने स्टॉक्स हैं? डायरेक्टर बताता है, कम से कम 4%। टाइसन कहता है, तो वो सारे शेयर्स इसे दे दो, और हाँ याद रखना ये मेरा एक गिफ्ट है मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए, इसलिए सारे टैक्स भी भर देना और कोई पेपर इशू भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर कहता है, ठीक है मैं समझ गया। बट तभी मियुक हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, दाह्यून ये तो वही कंपनी है ना जो मेरे टाइप में टॉप कंपनियों में थी, या कहो तो सभी चाइवॉल्स में ये कंपनी नंबर 1 पे आती है। लेकिन इस कंपनी के फाउंडर के मरने के बाद इस कंपनी के जो सक्सेसर थे उनके बीच में बहस हुई और इस कंपनी को काफी सारे टुकड़ों में बांट दिया गया, लेकिन इसके स्टॉक सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। देन मियुक खड़ा होता है और अपने ग्रैंडपा को ग्रीट करते हुए उन्हें थैंक्स कहता है। मियुक अपने मन में कहता है, अगर हमारे पास पैसा भी हो तो भी हम दाह्यून कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकते। मुझे लगा था ये मुझे कोई छोटा मोटा गिफ्ट देंगे, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा गिफ्ट है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, डैड हम आ चुके हैं। ये कोई और नहीं चियोन ताइसन की डॉटर इन लॉ और उसके बेटे थे, चियोन सुमन, चियोन जीवोन एंड चियोन सुहान। चियोन सुमन अपने मेन कैरेक्टर से बोलता है, तुम ही मिसुक के बेटे हो ना? मियुक इन्हें देखकर खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये वही लोग हैं जिनकी मुझे तब से तलाश थी, इन्होंने ही मुझे मारने के ऑर्डर्स दिए थे। चियोन ताइसन मियुक से कहता है, इन्हें ग्रीट करो ये तुम्हारे अंकल्स हैं। मियुक अपने मन में कहता है, यह है तो वही लोग, लेकिन इनमें से किसने मुझे मारा था इसका नहीं पता, इसलिए अभी बस मुझे इनके नीचे रहना होगा। देन वो अपने अंकल्स को ग्रीट करता है और अपना नाम किम मिहुक बताता है। चियोन सुमान उससे बोलता है, मैंने सुना है तुम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में बड़े हुए हो बिना मिसुक के, और तुम्हें इतना बड़ा बस तुम्हारी ग्रैंड माँ ने किया है, इसीलिए इस फैमिली में तुम्हारा वेलकम है। देन वो मिहुक के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना, आखिर में हम एक फैमिली है। जिसके बाद मिहुक वहाँ से निकल जाता है और ये सब चियोन ताइसन के सामने बैठ जाते हैं। चियोन ताइसन अपनी डॉटर इन लॉ से पूछता है, क्या तुम्हारी मॉम ठीक से बिजनेस कर रही है? मैंने सुना है सैमसंग ग्रुप अभी काफी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। ये लेडी बोलती है, नहीं
ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया बस अपने हिसाब से जो मन करे हुए स्टोरीज बनाती रहती है। आपको तो पता है ना मेरे फादर कैसे हैं। जियोन टाइसन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, एक ऐसा इंसान जिसमें फीलिंग्स ही नहीं है, ना ही उसे खून बहाना पसंद है और ना ही आंसू, लेकिन उन्हें बता देना अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। आखिर में दो फैमिली मैरिज के चलते हुए एक साथ जुड़ी है, इसलिए हम उन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये लेडी बोलती है, ठीक है मैं उन्हें बता दूंगी। जिसके बाद जियोन ताइसन अपने दूसरे बेटे जियोन सुहान पूछता है, मिस्टर किम कैसे हैं? सुहान बताता है, मेरे फादर इन लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बना ली है। ताइसन सुहान से बोलता है, उन्हें बता देना अगर उन्हें पैसे की जरूरत हो तो वो मेरे पास आ सकते हैं, उसे बिन वजह किसी लीगल पॉकेट चेंजर के हाथों में फंसने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जियोन ताइसन सभी से पूछता है, क्या तुम में से किसी ने प्रेसिडेंट ली हॉक्सू को पैसे भेजे थे? शायद तुम सबको पैसे का यूज करना नहीं आता। किसी को तब तक पैसे मत दो जब तक वो तुम्हारे पैरों में आके न मांगे। अगली बार जब तक वो भीख न मांगे तब तक उन्हें पैसे मत देना। जियोन सुमान बोलता है, क्या आपको नहीं पता प्रेसिडेंट ली हॉक्सू के पीछे कौन है? अगर हमने ऐसा किया तो हमारा प्रॉमिस टूट जाएगा। सुहान कहता है, सही कहा फादर, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम चियोंग पंग के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। जो सुनकर जियोन ताइसन भी थोड़ा घबरा जाता है और सभी ये नाम सुनकर सीरियस हो जाते हैं। जिसके साथ पार्ट 4 यही पे एंड हो जाता है। आई होप ये मानवा आप सबको पसंद आ रही होगी। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो या मुझे फर्स्ट टाइम सुना है तो अभी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, ताकि फ्यूचर में आप सबको कंटिन्यूअसली ऐसी मानवाद मिलती रहे। अब और ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और मानवा के अंदर।